13.4 न्यूक्लिक एसिड में हमारा जो सब टॉपिक है 13.4.1 बेसिकली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स के टाइप्स को। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम नाम देते हैं डीएनए का, सेकंड हम नाम देते हैं आरएनए का। सो इस लेक्चर में हमारे पास जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है 13.4.1 डीएनए को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और डीएनए हमारे पास एब्रीविएशन है किसके लिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हम क्यों कहते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम डीएनए की लोकेशन की बात करते हैं। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस बारे में। सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए मौजूद होता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट हमारे पास डीएनए में ये है कि 1953 में दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम एक था हमारे पास जे वॉटसन, दूसरे का नाम था एफ क्रिक। इन दोनों साइंटिस्ट ने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था और इन दोनों के मुताबिक डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कहते हैं कि हमारे पास ये क्या चीज़ है, लॉन्ग चेन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। मीन्स कि हमारे पास लॉन्ग चेन्स होते हैं और डबल हेलिकल होते हैं। डबल हेलिकल का मतलब क्या है कि हमारे पास ये दो चेन से बने होते हैं। एक हमारे पास ये चेन है जो आपको ब्लैक कलर का नजर आता है, सेकंड हमारे पास ब्लू कलर एक ये हमारे पास चेन है। तीसरा पॉइंट हमारे पास इसमें डबल हेलिक्स का मतलब क्या है, ये जो दोनों हेलिक्स आपके पास नज़र आ रहे हैं, ये जो दोनों चेन्स आपके पास मौजूद हैं, एक दूसरे के गिर्द रैप होते हैं, एक दूसरे के साथ के इर्द गिर्द हमारे पास अराउंड रैप हो चुके होते हैं, स्पाइरल हो चुके होते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं डीएनए को हम डीएनए क्यों कहते हैं, इस न्यूक्लिक एसिड को हम डीएनए क्यों नाम देते हैं। तो जैसे हमने पेंटोज शुगर में बात की थी कि हमारे पास पेंटोज शुगर की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम डीऑक्सी राइबोज का नाम देते हैं, दूसरे को हम राइबोज का नाम देते हैं। सो इस टाइप में हमारे पास चूंकि डीऑक्सी राइबोज शुगर मौजूद होता है इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। क्लियर। चूंकि इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर है और आरएनए में राइबोज शुगर है इसलिए उसको राइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। क्लियर। अब हमारे पास ये भी बात हमने की है कि न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास किस चीज़ से बने होते हैं, वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से बने हो चुके होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमारी डिटेल से बात हो चुकी है। न्यूक्लियोटाइड अगेन हमारे पास किस चीज़ का बना हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजिनस बेस है, हमारे पास पेंटोज शुगर है। हमने 1 बाय 1 को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हमने स्ट्रक्चर भी बनाए थे कि हमारे पास फलां का ये स्ट्रक्चर है। क्लियर। अब हमारे पास चूंकि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या चीज़ बना लेते हैं, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बना लेते हैं। सो हम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के वर्ड को रिप्लेस करके हम डीएनए का लफ्ज़ लगा लेते हैं। डीएनए हमारे पास किस चीज़ का बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। क्लियर। अब न्यूक्लियोटाइड्स में क्या चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हमारे पास। क्या चीज़, हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड हमारे पास पेंटोज शुगर। डीएनए में कौन से वाला पेंटोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज है, इसलिए हम इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। तीसरा हमारे पास इसमें नाइट्रोजिनस बेस है जो कि कोई भी हो सकता है, एडेनिन है, गुआनिन है, थायमिन है या हमारे पास साइटोसिन है। बात क्लियर। अब हमारे पास ये हमने बात की है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या चीज़ है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, दो स्ट्रैंड हमारे पास इसके, एक हमारे पास ये, दूसरा हमारे पास ये है। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, आपको हमारे पास नज़र आ भी रहा है। ये हमारे पास एक स्ट्रैंड मैंने बनाया है, ये हमारे पास सेकेंड स्ट्रैंड है। क्लियर हो गई बात। ये जो हमारे पास ब्लैक कलर का आपको स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, जो आपको एक चेन नज़र आ रहा है, हमारे पास ये एक मैंने ये बनाया हुआ है। सेकंड हमारे पास ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये मैंने हमारे पास ये बनाया हुआ है। क्लियर। यहाँ पे मैं बताने क्या जा रहा हूँ, ये भी हमारे पास सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड इसके साथ कंबाइन हो गया, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हमारे पास कंबाइन हो गए, क्या चीज़ बन गया, डीएनए का एक स्ट्रैंड बन गया। क्लियर। इसी तरह हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये आपस में कंबाइन होकर हमारे पास डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बन गया। अब ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड बन गए। अब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में हमारे पास स्पाइरल चूंकि होते हैं, रैप हो चुके होते हैं एक दूसरे के अंदर। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रैंड होता है, स्ट्रैंड के बैकबोन में क्या चीज़ मौजूद होती है, एक हमारे पास इसमें फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है और दूसरा हमारे पास इसमें पेंटोज शुगर मौजूद होता है। क्लियर। मतलब क्या है कि न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है और पेंटोज शुगर है ये इस स्ट्रैंड का बैकबोन बनाते होते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रैंड जो बना होता है
ये जो हेलिक्स या चेन हमारे पास बनी होती है किस चीज़ का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर इस स्ट्रैंड को बनाते हैं। इसी तरह सेम इज द केस हेयर, ये भी हमारे पास ऐसे ही है। जो हमारे पास डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है वो किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से और पेंटोज शुगर से। क्लियर। अब तीसरा जो हमारे पास रहता है न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोनेंट है, क्या चीज़ है, नाइट्रोजिनस बेस है। वो क्या काम करवाता है, वो इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में अट्रैक्ट करके आपस में ज्वाइनिंग वाला काम करवा रहा है। क्लियर। आप देख भी रहे हैं हमारे पास इस न्यूक्लियोटाइड का ये जो क्या चीज़ है हमारे पास एक नाइट्रोजिनस बेस है जिसका नाम हमारे पास गुआनिन है। ठीक है, वो गुआनिन हमारे पास अगले स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजिनस बेस साइटोसिन के साथ बॉन्ड हो चुका है। एक पॉइंट यहाँ पे मैं और भी ऐड कर दूं, हमारे पास जो साइटोसिन होता है वो हमेशा बॉन्ड बनाता है किसके साथ, गुआनिन के साथ। एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है किसके साथ, थायमिन के साथ। दूसरा पॉइंट, साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, गुआनिन के साथ। एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ। तीसरा पॉइंट, ये जो हमारे पास बॉन्ड का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ ये हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड हम 9th क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन जो हमारे पास बॉन्ड है ये बेसिकली बॉन्ड नहीं है, ये हमारे पास एक यूनिक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। बात यहाँ पे क्लियर हो गई हमारे पास। नाइट्रोजिनस बेस क्या काम करवाते हैं, वो बेसिकली दो स्ट्रैंड को आपस में ज्वाइनिंग वाला काम करवाते हैं, आपस में अटैच करवाने वाला काम करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि डीएनए का जो बैकबोन होते हैं, जो स्ट्रैंड होते हैं, वो किससे बने होते हैं, वो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप से और पेंटोज शुगर से, जबकि दोनों स्ट्रैंड आपस में जो अटैच होते हैं वो किसके ज़रिए, वो हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस के ज़रिए अटैच होते हैं। जैसे कि हमें पता है डीएनए प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है। ये पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ठीक, ये हमारे पास डीएनए लोकेशन की बात हो गई है। सेकंड पॉइंट जो हमारा है, डीएनए का फंक्शन क्या होता है, डीएनए का फंक्शन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। क्लियर हो गई बात। तीसरी अगर मैं बात करूं, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और डीएनए इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में पास भी करता है। ये भी हमारे पास डीएनए का एक फंक्शन है। क्लियर हो गई बात। सवाल पैदा होता है डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में क्यों पास करता है। क्लियर। यहाँ पे एक पॉइंट मैं पहले बता दूं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब डीएनए पास करता है नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट सेल में, तो कैसे पास करता है, एज इंस्ट्रक्शंस पास करता है। एक हिदायत, एक इंस्ट्रक्शंस की सूरत में डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट सेल या फिर नेक्स्ट जनरेशन में पास करता होता है। क्लियर। सवाल हमने किया था किस पर्पस के लिए पास करता है, उसका मकसद ये होता है कि हमारे पास जो सेल जब डिवाइड होता है, जो हमारे पास रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, वहाँ पे हमारे पास न्यू सेल्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, उन अमाइनो एसिड्स को डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन भेजता है किसकी सूरत में, एज इंस्ट्रक्शन की सूरत में, कि उन अमाइनो एसिड से कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होने। ये मकसद है इस बात का। क्लियर। हमारे पास हाउ टू सिंथेसाइज प्रोटीन from particular amino acids. Clear. Double A means amino acids. डीएनए प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस में। इसका रोल क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। पॉइंट नंबर 3, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास भी करना एज इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट सेल में। क्यों पास करता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो हमारे पास न्यू सेल्स बनते हैं, वहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, उन अमाइनो एसिड्स को डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन भेजता है इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि उन अमाइनो एसिड से प्रोटीन की सिंथेसिस हमारे पास कैसे होनी है। यहाँ तक हमारे पास ये बात क्लियर हो जाती है। अब इससे पहले मैं एक बात करूँ, मैं आपको थोड़ा सा डीएनए का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने एक बात की थी, ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर था। हमारे पास सिंपल इस तरह हमने दो स्ट्रैंड बनाए हुए थे। आप देख सकते हैं हमारे पास ये डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है।
ये हमारे पास क्या चीज़ है, एक स्ट्रैंड है, ये हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड है। क्लियर हो गई बात। फिर हमने ये भी बात की थी इसमें कि हमारे पास ये जो स्ट्रैंड होते हैं ये किस चीज़ से बनते हैं, ये हमारे पास बनते हैं दो चीज़ों से, एक हमारे पास पेंटोज शुगर से, दूसरा हमारे पास प्लस फॉस्फेट ग्रुप से PO4-2। क्लियर। फिर हमने ये भी बात की थी कि चूंकि DNA के जो दोनों बैकबोन होते हैं वो किससे बनते हैं, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप से, जबकि इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में कनेक्शन वाला काम कौन कर रहा है, इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में कनेक्शन वाला काम कर रहा है नाइट्रोजिनस बेस जो हमारे पास होते हैं। वो क्या काम करते हैं, वो हमारे पास इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में कनेक्ट करते होते हैं। क्लियर। अब हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस होते थे चार, एक हमारे पास होता था एडेनिन, एक हमारे पास होता था थायमीन, एक हमारे पास होता था गुआनिन, एक हमारे पास होता था साइटोसिन। हमने ये भी बात की थी कि एडेनिन थायमीन हमेशा आपस में बॉन्ड बनाते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इस तरह हमने गुआनिन साइटोसिन के बारे में बात की थी कि आपस में बॉन्ड बनाते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब नाइट्रोजिनस बेस की इस सीक्वेंस से एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थायमीन के साथ, ये भी एक सीक्वेंस है। गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ, ये भी एक सीक्वेंस है। सो नाइट्रोजिनस बेस की इस सीक्वेंस से हमारे पास क्या चीज़ बन जाते हैं, इस सीक्वेंस से हमारे पास बनते हैं जीन्स। बात क्लियर हो गई है। अब जीन्स क्या चीज़ है, इसके बारे में आपने सुना होगा कि जीन्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसी हमारे पास चीज़ है। या पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। क्लियर। ये आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं कि जीन्स क्या चीज़ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन्स। क्लियर हो गया। अब जीन्स क्या चीज़ है, जीन्स हमारे पास डिसाइड करता है 3-4 बातें। मैं आपको वैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि जीन्स जो हमारे पास होते हैं वो क्या काम करते होते हैं, वो इस बात की डिटर्मिनेशन करते हैं कि हमारे पास व्हाट मेक यू, सबसे पहली बात आप किस चीज़ से बने हुए हैं। ठीक। सेकंड बात हु, हमारे पास सेकंड बात जो हमारे पास है हु यू आर, आप हैं कौन। तीसरी बात अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी आपके पास फंक्शन करते हैं वो सिस्टम्स, उनको अलाउ कौन करता है। बात क्लियर। पहली बात आप किससे बने हुए, दूसरी बात आप हैं कौन, तीसरी बात आपकी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं वो क्या फंक्शन करते हैं और उन फंक्शन को करने के लिए अलाउ कौन करता है। ये तीसरी बात हमारे पास हो गई। चौथी बात अगर मैं आपको यहाँ पे करूँ कि हमारे पास जो है जीन्स, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को भी कंट्रोल करते हैं, प्रोटीन की डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करते हैं इन द न्यू सेल्स। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हमारे पास DNA जो है क्या काम करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है। क्या मतलब है नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि इन अमाइनो एसिड्स से कैसे प्रोटीन्स बनने। क्लियर। और इसीलिए इन इंस्ट्रक्शंस को जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस, ये जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ इस बात की डिटर्मिनेशन करते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो मैन होगा, वो वीमेन होगा, वो डंकी है, वो हॉर्स है। इवन ये इस बात की भी डिटर्मिनेशन करते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस, ये जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ के सेल हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास नर्व सेल है या मसल सेल है। क्लियर। ये हमारे पास यहाँ पे डिस्कशन क्लियर हो गई है। अब हमने बात की थी जीन्स की कि जीन्स हमारे पास कैसे बनते हैं, DNA में जो हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंस होते हैं वो क्या चीज़ बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं। फिर हमने बात की है कि जीन्स जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, और जीन्स किस बात की डिटर्मिनेशन करते हैं, व्हाट मेक यू, हु यू आर, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं और ये फंक्शंस कौन अलाउ करता है। क्लियर। इसके बाद हमने बात की जीन्स जो है ये RNA सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है, और जीन्स जो है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल में प्रोटीन डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता होता है। क्लियर हो गई हमारे पास यहाँ पे बात। इसके बाद मैं 2-3 बातें और भी बता देता हूँ कि जब हमारे पास सेल डिवाइड होता है तो सेल डिवीजन के रिजल्ट में DNA भी रेप्लिकेट हो जाता है,
अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन सिंपल, बहुत सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है जैसे हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो जब सेल डिवाइड होता है ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? सेपरेट कैसे होते हैं? जैसे हमारे पास आपने देखा होगा जिप, जब आप जिप खोलते हैं तो उसके हमारे पास जो 2 हाल्व्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सो जस्ट लाइक अ जिप, जब हमारे पास डीएनए रेप्लिकेट होगा तो उसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हमारे पास होते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स हमारे पास बिल्कुल जिप की तरह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बात क्लियर हो गई है। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, सेल डिवाइड हो गया, सेल डिवीजन के रिजल्ट में हमारे पास डीएनए भी रेप्लिकेट हो गया। ये दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट सेल में पास हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट सेल में ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनको हम नाम देते हैं टेम्पलेट का। टेम्पलेट कहते हैं एक मॉडल को। क्लियर? अब ये एक अमेजिंग फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि इस पूरी दुनिया में डीएनए वाहिद एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अपनी कॉपी बना लेता है सेम अपने पेरेंट जैसा। क्लियर? अब ये जो दोनों डीएनए के टेम्पलेट नेक्स्ट सेल में नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, नेक्स्ट सेल में ये क्या काम कर लेते हैं, ये इससे भी एक कंप्लीट डीएनए बन जाता है। ये टेम्पलेट जो है ये एक हमारे पास डीएनए का जो स्ट्रैंड है, और ये डीएनए स्ट्रैंड ये भी हमारे पास एक कंप्लीट डीएनए बना लेता है। और इस स्ट्रैंड का डीएनए और इस स्ट्रैंड का डीएनए, ये दोनों स्ट्रैंड के डीएनए एग्जैक्टली अपने पेरेंट डीएनए जैसे हमारे पास होते हैं। क्लियर? सो हमारे पास रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन के रिजल्ट में डीएनए रेप्लिकेट होके हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में पास होके सेम अपने पेरेंट जैसा डीएनए बना लेते हैं, और ये हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में पास करना, ये सारी हमारे पास इस बहस होती है। अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पे हम और भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बायोलॉजी में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस है मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं। ट्रांसक्रिप्शन जो है डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये प्रोसेस कंट्रोल कौन करता है, ये सिंथेसाइज कौन करवाता है, ये सारा काम करवाता है जीन्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया कि जीन्स का एक ये भी फंक्शन है आरएनए की सिंथेसिस को कंट्रोल करना। क्लियर हो गई बात? सो हमारे पास जीन्स जो है ये क्या काम करते हैं, आरएनए की सिंथेसिस को कंट्रोल करते होते हैं। ये पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ये आपके पास 2 स्ट्रैंड्स हैं। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी, डीएनए रेप्लिकेशन कब होगी, जब हमारे पास सेल डिवाइड होगा, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स हमारे पास जो हैं ये क्या होते जाएंगे, हमारे पास दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेट जब होंगे, इस स्ट्रैंड के पास भी जीन्स मौजूद है, इस स्ट्रैंड के पास भी हमारे पास जीन्स मौजूद है। अब इन जीन्स में अगर हमारे पास एरर आ जाते हैं, एरर से पहले हम एक बात कर लेते हैं, अगर ये स्ट्रैंड हमारे पास सही दूसरा डबल हेलिक्स बना लेते हैं, ये जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड है ये अगर बिल्कुल सही तरह किसी भी एरर के बगैर डबल हेलिक्स बना लेते हैं, मीन्स कि अपने पेरेंट जैसा डीएनए बना लेते हैं, ये स्ट्रैंड भी अपने पेरेंट जैसा डीएनए बना लेता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास डीएनए बिल्कुल करेक्ट बन गया, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर जीन्स के अंदर कोई एरर डेवलप हो जाते हैं, ये जो हमारे पास टेम्पलेट बना हुआ है, इस टेम्पलेट में हमारे पास जीन्स भी है, सो इन जीन्स में अगर हमारे पास कोई एरर डेवलप हो जाता है, उस एरर की डेवलपमेंट की वजह से आरएनए सिंथेसिस में भी एरर डेवलप हो जाएंगे। आरएनए सिंथेसिस में एरर डेवलप हो जाएंगे तो हमारे पास प्रोटीन्स भी सही तरह सिंथेसाइज नहीं होंगे, और जब प्रोटीन्स की सही सिंथेसिस नहीं होगी तो हमारे पास जेनेटिक डिजीज़ जो हैं वो फिर कॉज हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट डीएनए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आरएनए के बारे में डिस्कशन करेंगे।